बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इनिशियल ओरिएंटेशन सेशन थोड़ा सा किया था कि लॉ क्या है, हमें किस तरह से चलना है, मेरा इनपुट क्या होगा और आपका इनपुट क्या रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर हमने कोशिश की थी कि थोड़ी सी डिटेल से गुफ्तगू करें। हमने साथ ही कहा था कि यार एक लीगल इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हमें लॉ को हमें समझना कैसे पड़ेगा। हम लॉ को एक स्टोरी की शक्ल में पढ़ना शुरू करेंगे, चीज़ों को लिंक करेंगे और फिर वहीं से इंशाल्लाह ताला हमारी रिटेंशन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट से करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं आपके सामने। ये हमारे डिफरेंट करेक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि आज बाकायदा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़ कर रहे हैं, आपकी किताब कल ICAP ने इशू कर दी, आपको मालूम होगा, तो आप अपनी बुक को भी डाउनलोड कर लें। फिर एक दो रोज़ में कमेंट करेंगे हम उसके ऊपर कि अब क्या करना है, उस बुक को यूज़ करना है। नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे। आज हम ग्रुप क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये वाले स्लाइड नोट्स भी और जो याद करने के लिए आपके पास नोट्स होंगे वो भी आपको सॉफ्ट में भी मिल जाया करेंगे और फोटोकॉपी से आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाया करेगी। जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके पोर्टल के ऊपर ही इंशाल्लाह ताला हम इसे अपलोड कर देंगे, वो वहाँ से सारी चीज़ें देख सकेंगे। तो हम आगाज़ कर रहे हैं जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें और जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें रोमन पीरियड से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नज़र आता है। रोमन पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। फिर बिफोर ब्रिटिश रिजीम, जब हम अपने खित्ते में बात करें तो ब्रिटिश दौर के आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हमें नज़र आता है। उसके अंदर जो है फिर जो मुस्लिम्स आ गए, हम मुसलमान आए, हमारा एक अपना लॉ आ गया, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट की जो शिकें हैं वो हमें कुरान, सुन्नत, हदीस वहाँ से मिलती हैं, वहाँ से उसको लेकर चल रहे होते हैं। और साथ ही हिंदूज क्योंकि यहाँ रह रहे थे, उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। फिर इसके बाद क्या हुआ जी, ब्रिटिश रिजीम आ गया, यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत आ गई। जब हम पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे, उन्होंने आके क्या किया, इस खित्ते के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को नाफिज कर दिया। अगर उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट आने से पहले वाले लोगों में जाएं तो मुसलमान अपने लॉ को फॉलो कर रहे थे और जो हिंदूज वगैरह थे वो अपने लॉ को फॉलो कर रहे थे। इन दोनों के पास अपने अपने रिलीजन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मौजूद था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को यहाँ पे नाफिज कर दिया, जो कि ब्रिटिश में भी उस वक्त वही यूज़ हो रहा था। उन्होंने उसी को यहाँ हमारे रीजन से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी चेंजेस करके उसको नाफिज कर दिया। फिर ब्रिटिश दौर चलता रहा, उसके अंदर ये चलता रहा। फिर अल्टीमेटली हम आज़ाद हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। लेकिन अगर अलग होके हमें कहाँ जाना चाहिए था उसूलन? यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहाँ खड़े हैं? आज भी यहाँ खड़े हैं। अभी जो हम सिलेबस में पढ़ने लगे हैं, हम क्या पढ़ने लगे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को ही पढ़ने लगे हैं। तो हमने क्या किया, उसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर उसके अंदर माइनर सी चेंजेस कर ली। जाहिर है ये तो कहीं लिखना था ना कि पाकिस्तान का लॉ है, और कहीं हमने करेंसी में अपना रुपीज़ लिखना था, ये करना, कोई छोटी छोटी सी माइनर चेंजेस करके और हमने इसको नाफिज कर दिया। इंडिया में भी यही नाफिज हो गया। दोनों मुल्कों ने ज़रूरत नहीं महसूस की कि हम नया लॉ बनाएं। इस वक्त इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल रहा है और हम भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही के तहत चल रहे हैं। तो उसूली तौर पर हमने सिलेबस में क्या पढ़ना है जी? फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं ना, जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ आम तौर पर किसके अंदर बटा होता है? उसे हम क्या लफ्ज़ बोलते हैं? सेक्शंस, ठीक है ना। सेक्शंस का क्या मतलब है? पॉइंट्स। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, बुलेट पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो आप सेक्शन को फिलहाल अपने ध्यान में ऐसे समझिए कि ये क्या है? पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं हमारे पास। कोई भी जब लॉ हम पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, फिर और एक दो लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ का जो पहला सेक्शन होता है ना, फर्स्ट सेक्शन, वो 3 काम करता है। नंबर 1, उस लॉ का कोई नाम रख देता है। जैसे अभी हम क्या नाम ले रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसका पूरा नाम है। ये असल में कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 1 में। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक बात। फिर दूसरी बात लिखते हैं, मतलब पाकिस्तान में जब हमने इसको अप्लाई करना है तो हम दूसरी बात लिखेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। एक्सटेंड, क्या पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा, या सिर्फ पंजाब में अप्लाई होगा,
या कोई फेडरल एरियाज इसमें से निकाल देंगे तो वो लिखा होगा कि क्या पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा या जहां जहां अप्लाई होगा वो लिखा हुआ होगा। दो बातें होगी। तीसरी बात क्या होगी? कमेंसमेंट डेट, कब से अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये तीन बातें हमें कहां मिल रही होंगी हमेशा? सेक्शन 1 में। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी सेक्शन 1 में मिलेंगी आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 1 में मिलेगी, पार्टनरशिप एक्ट में भी। जितने कवानीन आप जब भी कहीं पढ़ेंगे ये सेक्शन 1 में बात लिखी होगी। फिर बारी आती है किसकी? सेक्शन 2 की। अब जब हम कोई भी लॉ लिखते हैं, अगरचे यहाँ भी इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे चल के इस्तेमाल आएगा इस बात का, तो लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें कोई सेंटेंस है तो मैं इंग्लिश जो मुझे आती है तो मैं उसे पढ़ के उसके कोई मीनिंग इन्फर कर सकता हूँ, नतीजा निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर लॉ किसी लफ्ज़ को किसी ख़ास मीनिंग में इस्तेमाल कर रहा हो तो लॉ क्या करता है? उसको खुद डिफाइन कर देता है। सेक्शन 2 वो जगह है जहाँ पर लॉ उन अल्फाज को डिफाइन कर देता है जो डिक्शनरी मीनिंग से थोड़े से हट के हो रहे हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, जो डिक्शनरी मीनिंग होगा वो हम इस्तेमाल कर लिया करेंगे, ठीक है ना। जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो ये बातें हम बड़ी डिटेल में वहाँ समझते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ ज़रा थोड़ा डिफरेंट आता है, ये थोड़ा और तरह का लॉ है। तो खैर जी आगे चलते हैं। 1 सितंबर 1872 को ये उधर अप्लाई हुआ और 266 सेक्शन है। चलें ये तो बात ऐसी आगे। पाकिस्तान ने क्या किया जी? इसी एक्ट को अप्लाई कर दिया, अडॉप्ट कर दिया, इसे हम कहते हैं अडॉप्ट कर लिया हमने। कौन सा एक्ट आ गया जी? फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आ गया। अब हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि देयर आर सम लर्निंग आउटकम, ठीक है ना। अब हम चैप्टर 2 से हमने आगाज़ किया पढ़ने का। तो चैप्टर 2 के ये तीन पहले लर्निंग आउटकम में वो कह रहा है ये तीन बातें सीखनी है आपने। कौन कौन सी तीन बातें जी? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसको हमारी किताब, हमारा सिलेबस क्या कह रहा है? लर्निंग आउटकम 1, ठीक है। तो यहां से हम आगाज करते हैं जी। अच्छा, दो लफ्ज बड़े इंटरचेंजेबली हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप किसी के पास गए, आपने कहा मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना आम लाइफ में, डेली लाइफ में आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मेरा उसके साथ क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया जी। यार मैंने गाड़ी खरीदनी थी, मेरा उसका एग्रीमेंट हो गया। मैंने मोबाइल बेचना था, यार ये तो मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और सम टाइम हम कहते हैं यार अच्छा आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कहता हाँ यार कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी आम जिंदगी में हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे लगता है कि जैसे ये एक ही सिचुएशन के लिए हमारे पास दो वर्ड्स मौजूद हैं, या हम एग्रीमेंट बोल दें या हम कॉन्ट्रैक्ट बोल दें। तो बज़ाहिर कोई फ़र्क नज़र हमें आम जिंदगी में नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम टेक्निकल बात करते हैं, क्योंकि अब तो हमने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, अब तो हम टेक्निकल गुफ्तगू करने के ऊपर आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट है तो ये क्या? एग्रीमेंट है, लेकिन ये एक खास किस्म का एग्रीमेंट है। खास किस्म, इसमें क्या चीज छुपी है जी? खास किस्म एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है कि अगर एक पार्टी मुकर जाए, वो काम ना कर रही हो, तो मैं लॉ की हेल्प लेकर यानी अदालत में जाकर अपने इस राइट को एनफोर्स करवा सकता हूं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गई बात? इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो चीजें इकट्ठी हो जाएं तो ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दूसरी चीज इकट्ठी ना हो तो फिर ये एग्रीमेंट। लॉ में समझाएगा, इसी चैप्टर में हम डिटेल में चलेंगे। एग्रीमेंट करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? एक ऑफर हो और एक एक्सेप्टेंस हो। ऑफर का क्या मतलब हुआ? ऑफर का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा यार ये मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, आप में से कोई खरीदना चाहता है? उसने कहा हाँ सर मैं 50,000 का खरीदना चाहता हूं। ये उसने क्या करा दी मुझे? ऑफर करा दी। मैंने कहा अच्छा यार 50 का नहीं यार 60 का दूंगा। उसने कहा ठीक है सर, ओके हो गया। ये क्या हो गई?
अगर अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेक्निकली चलेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में चलना है, लेकिन पहले रॉ शक्ल में एक पिक्चर बन रही है ज़रा, कि ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए तो क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। और अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो जाए, आपने मुझे एक ऑफर कराई कि सर आप हमारे उस्ताद हैं, एक दिन हमारे साथ खाना खा लें। तो कब सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप क्या बात करें? नहीं नहीं, मुझे अक्सर बच्चे ऑफ़र कराते हैं, तो आपने भी करानी है यकीन है। तो मैंने कहा अच्छा यार ऐसा करो, थर्सडे को रख लो, थर्सडे को बैठेंगे, ठीक होगी बात। आपने मुझे डिनर की ऑफ़र करवाई और मैंने डिनर की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, आपने खाना अरेंज कर लिया। थर्सडे को आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे तो याद ही नहीं रहा, यार फिर किसी दिन करेंगे, ठीक है फिर किसी दिन करेंगे, आज नहीं। अब आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया, तो क्या आप अदालत में जा सकते हैं कि जनाब इस टीचर की वजह से मेरे 4000 रुपया खर्च हो गया, मैंने खाने का अरेंज कर लिया और ये खाने पे आया नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जज साहब ये बातें, इस तरह की कहानियां सुनने के लिए बैठे हैं अदालत में? अभी तो आपने लॉ नहीं पढ़ा, आप क्यों नो कह रहे हैं? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपने तो लॉ जिंदगी में पढ़ा ही नहीं हुआ। ये मेरे उसी मौक़िफ़ की तरफ इशारा है कि 70% लॉ आपको पहले आता है, जनरल नॉलेज, ये हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कोई बात ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर भी रहे थे तो इसके दरमियान में कोई और चीज भी इन्वॉल्व थी। वो क्या थी? जो चीज इस बात को डिफ्रेंशिएट कर रही है कि यार अच्छा मैं खाने पे नहीं आया तो आप यार अदालत तो नहीं जा सकते ना। अब एक दूसरी एग्जांपल ले लें, मैंने गाड़ी सेल करनी थी, आपको पता चला सर गाड़ी सेल कर रहे हैं, हमारा आपका एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है जी इतने की गाड़ी है, इस तारीख को आप मुझे पैसे देंगे, गाड़ी ले लें। उस तारीख को आप पैसे लेकर मेरे पास आए, मैंने कहा यार नहीं गाड़ी बेचने का मूड नहीं है भाई, क्या अब आप अदालत जा सकते हो? अगर हमारा एग्रीमेंट हो चुका था, चलें और आसान कर देते हैं, मैंने 2 लाख रुपए आपसे एडवांस भी ले लिया था, जा सकते हैं। अच्छा अब इस चीज से निकालें, 2 लाख वापस निकाल दें। व्हेन वी हैव एग्रीड, तो ये एग्रीमेंट तो हो ही गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम इसलिए कर रहे हो कि यार अगर कल को कोई एक पार्टी पीछे हटेगी ना तो दूसरा बंदा अदालत में जाएगा, इसको हम कहते हैं इंटेंशन बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जहां हम कोई कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि मेरा आपका एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इंटेंशन ये हो कि मैं और आप एक लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक है मैं और आप एक डोमेस्टिक रिलेशन, सोशल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। खाने पे बुलाना एक सोशल एक्टिविटी थी, कोई बंदा आया, उसने कहा जी मुझे चैरिटी के लिए कुछ पैसे चाहिए, मैंने कहा अच्छा यार मैं आपको दूंगा पैसे, आप परसों आ जाना। परसों आया, मैंने सोचा यार पता नहीं बंदा भी ठीक है कि नहीं है, मैंने कहा यार नहीं सॉरी पैसे नहीं मैं आपको दे सकता। तो क्या अदालत जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हम दो के दरमियान कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा था, ये एक चैरिटी का एक रिलीजियस रिलेशन क्रिएट हो रहा था। कुछ दोस्त आ रहे थे, हस्बैंड ने कहा यार अगर तुमने आज खाना अच्छा से पका दिया ना तो तुम्हें वो जो सूट पिछली दफ़ा नहीं लेके दिया है ना वो लेके दे दूंगा। उसने कहा अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है। उसने खैर बड़े अच्छे तरीके से खाना वाना पकाया, सब कुछ हो गया, दोस्तों ने तारीफ़ भी बहुत की। उसने बेगम साहब ने रात को पूछा कि हाँ जी कैसा लगा खाना? उसने कहा जी खाना तो बहुत ही आला था। उसने कहा फिर सूट अभी लेने चलें कि कल चलेंगे? उसने कहा कौन सा सूट? तो क्या अब अदालत में बेगम साहबा जाएंगी? वो तो घर ही अदालत खोल लेगी। वो अदालत कहाँ जाएगी? वो तो घर को ही अदालत बना देगी। लेकिन ये क्या एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था। इस तरह के वादे तो हस्बैंड वाइफ में होते ही रहते हैं। अगर मर्द ऐसे वादे पूरे करने लगे फिर तो कंगाल हो जाएं बिल्कुल।
तो इसलिए ये वाली बात भी हमें ये समझा रही है कि नहीं नहीं यार, ये इस तरह के रिलेशन में अदालत नहीं जा सकते, ठीक है ना, सोशल नेचर के और बहुत सारी नेचर्स के। तो एक ओवरऑल हमें एक स्केच नजर आया। सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ आई, कुछ याद भी हो गई है कि नहीं हो गई? देखिए जरा जी, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। और एनफोर्सेबल बाई लॉ का क्या मतलब है? क्या आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो कि जनाब ये काम अब ये नहीं कर रहा, जबकि हमारा एग्री ये हुआ था। अच्छा जी, एग्रीमेंट क्या कहते हैं? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट, अब मैं थोड़ा इसको पहले इजी करता हूँ, कुछ मैंने काट दिया। एवरी प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिस, प्रोमिस किसे कहते हैं? वादे को, ऑफर को। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, क्या मतलब? प्रॉमिस को और कंसिडरेशन को डिफाइन करते हैं। पहले हम थोड़ा सा यहां से समझ, फर्ज करें कोई एक छोटी एग्जांपल ले आते हैं। टॉम एग्री टू सेल हिज कार टू जेरी फॉर 5 लाख रुपए। एग्री हो गया, इसका मतलब उसने ऑफर करवाई होगी, एक ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब हम बात दफा ना कंफ्यूज होते हैं कि ऑफर किसको कहते हैं और एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं। तो जरा देखिए, टॉम ने प्रॉमिस किया टू सेल कार टू जेरी। जेरीज पेमेंट सर्व एज कंसिडरेशन। टॉम की गाड़ी के अगेंस्ट इसको पैसे मिल रहे हैं। अगर टॉम अपनी नज़र से देखेगा तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे। और अगर जेरी अपनी नज़र से देखे तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? गाड़ी। यानी जो चीज़ मैं दे रहा हूं उसके अगेंस्ट जो मुझे मिलेगी वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन कहलाएगी। आप लैपटॉप परचेज करने चले गए फी सेंटर, आपने 1.5 लाख रुपया दिया और लैपटॉप परचेज कर लिया। 1.5 लाख रुपया आपके लिए क्या है? प्रॉमिस। और शॉपकीपर के लिए क्या है? कंसिडरेशन। लैपटॉप आपके लिए क्या है? और शॉपकीपर के लिए क्या है? प्रॉमिस। तो असल में हर ये जो प्रॉमिस और कंसिडरेशन है ना, इसका ड्यूल इफेक्ट है। मेरे एंगल से कंसिडरेशन कुछ और है, आपके एंगल से कंसिडरेशन कुछ और है। आप एक प्लॉट सेल कर रहे थे डीएचए के अंदर, मैंने कहा चलो यार मैं खरीद लेता हूं। मेरा पैसा आपके लिए क्या है? आपका प्लॉट मेरे लिए क्या है? ठीक है ना। वो जैसे अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट है ना, हमारा डेबिट किसी दूसरे मेरे क्लाइंट का क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह से बात है। अच्छा जी, एन एग्रीमेंट इज अ टू वे स्ट्रीट, सो ईच पार्टी मस्ट रिसीव समथिंग फ्रॉम द अदर पार्टी। जाहिर है हम कुछ ले और कुछ दे का नाम हो रहा है सारे का सारा ही। एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस, when the person to whom proposal is made, ऑफर करवाई गई, signifies his assent। assent का क्या मतलब है यहां पर? रजामंदी। वेरी गुड। signifies his assent to it। मैंने ऑफर करवाई, खाली मेरा ऑफर करवाने से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना। मैं कह रहा हूं जी मैं मोबाइल सेल कर रहा हूं 50,000 रुपए का, आपका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मैंने ऑफर करवाई है, आपने नहीं, अब सेंट तो कोई नहीं दिया आपने। एक बंदा कहता है हाँ जी ठीक है जी मेरा हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का जब हम बार बार पढ़ेंगे तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना जरूरी नहीं है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे जहां लॉ हमें बाउंड कर देगा कि नहीं नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करोगे तो हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। लेकिन बाकी सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रिटर्न होना हरगिज जरूरी नहीं है। बस ये तो मैंने आपने सोचना है कि यार अगर कल को मुझे चीज साबित करनी पड़ गई तो कैसे करूंगा, ठीक है ना। इसलिए लिख लेना बेहतर है, लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट लिखना कोई नहीं है। साबित कैसे करेंगे ये चीज हम असल में यहाँ नहीं पढ़ते, इस क्लास में हम ये नहीं पढ़ते कि साबित कैसे करेंगे। ये कौन लोग पढ़ रहे होते हैं? LLB वाले लोग पढ़ रहे होते हैं कि फिर साबित हमने कैसे करना है। मैंने कहा ये मोबाइल बेच रहा हूँ 50,000 का, आपने कहा जी मेरा हो गया, मैंने ले लिया, अभी हमने कुछ कैश भी नहीं लिया दिया, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, अब अदालत में कैसे साबित करेंगे? कहूँगा यार जब मेरी बात हुई थी ना
तो ये 70 लोग क्लास में मौजूद थे उस वक्त, ये गवाही देंगे कि हाँ जी हमारे सामने बात हुई। अब ये मेरा वकील सोचेगा कि यार मैं इसे कैसे साबित करूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बाद दफा सिर्फ बिहेवियर से भी हो सकता है, अल्फाज भी नहीं बोले। मेरा और आपका बिहेवियर बता रहा है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप बस स्टॉप पे खड़े थे, एक रिक्शे वाला आया, उसने रिक्शा स्लो किया, आप बैठ गए। ना उसने पूछा कहाँ जाना है, ना आपने पूछा फलां जगह जाना है, इतने पैसे हैं, ना वर्बल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप अपनी मंजिल पे पहुंच के कहेंगे किस चीज़ के पैसे भाई, कोई तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट है? क्या ये अदालत जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का ना रिटर्न होना ज़रूरी, ना वर्बल होना ज़रूरी, बस सिर्फ ये हो कि हाँ क्या है हमने इशारों में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। आगे सारी चीज़ों की तफसील आएगी, थोड़ी सी एक बेस बना रहा हूँ आपकी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से हो सकता था। क्लियर हो गई? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब एक बंदे ने ऑफर करवाई, दूसरे ने अपनी असेंट दे दी, राइटिंग में, वर्बली, नॉन वर्बली, किसी भी तरीके से असेंट दे दी, तो प्रपोजल क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं कोई एक ऑफर करा रहा हूं, तो बस ये क्या है? प्रपोजल है, ऑफर है। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगी, अब क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि जब हम ये प्रॉमिस कर रहे थे, उस वक्त हम दो लोगों की इंटेंशन क्या थी? क्या लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते थे तो फिर ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करना हमारा मकसद उस वक्त नहीं था, तो फिर ये क्या बन गया? फिर एग्रीमेंट बन गया। थोड़ी बात समझ आ रही? अच्छा जी, एनफोर्सेबिलिटी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ। ये बात अब समझ आ रही है ना कि हर कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली एग्रीमेंट ही है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको क्रिएट करते वक्त हम दो पार्टीज के दरमियान में इंटेंशन क्या थी कि हम एक लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं तो एक टोकन देके, बयाना देके, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख लेते हैं कि जी ये हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो बस पता ही चल रहा है कि हम लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? आपने कॉलेज में आए, आपने एडमिशन ले लिया, अब आप क्लास खचाखच भरी हुई है, कॉलेज कहता है यार नहीं सॉरी आपको नहीं एडमिशन मिल सकता, आप बाहर जाएं, एक नया बच्चा आया, हमने उसको एडमिशन देना है। तो आप क्या करोगे? कोर्ट में जा सकते हो कि सर मैंने एडमिशन लिया हुआ है, मेरी सीट अवेलेबल है, ये मेरे पास रसीद अवेलेबल है, ये मुझे बाद में कैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि जब आपने रसीद ली, जब आपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आके पैसे जमा कराए, सारा कुछ किया, तो इंटेंशन क्या थी? एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन है। लेकिन यही बात किसी मस्जिद को चंदा देते हुए अप्लाई नहीं हो रही होगी, कोई दोस्तों को डिनर के पे बुलाने के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जरूर क्रिएट कर रहे हैं हम, एग्रीमेंट जरूर कर रहे हैं, ऑफर जरूर हो रही है, एक्सेप्टेंस जरूर हो रही है, लेकिन लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करना चाह रहे। उस वक्त कोई हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं है। An agreement creating a legal obligation is said to be enforceable by law। वो लॉ कहता है यार ये जो अदालतें बनाई है ना हमने, इसलिए नहीं कि आप किससे कहानियां लेकर आ जाएं कि जनाब इसने तो मेरे से ये वादा किया था, इसने तो ये किया था, इसने तो आने का वादा किया था, इसने तो जाने का वादा किया, फिर तो सारा दिन यही कहानियां चलती रहेंगी। तो इसलिए पहले उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, जहां लीगल रिलेशंस होंगे वहां पे कोई वायलेशन हो रही है तो फिर आप हमारे पास आइए, फिर हम सुन लिया करेंगे इस बात को। Parties to an agreement must be bound to perform their promises, and in case default, the either of them must intend to sue। sue का क्या मतलब है? अदालत में केस कर देना कि जी दूसरी पार्टी, जो उस वक्त अदालत में कौन जाएगा आमतौर पे, क्या कहते हैं उस लफ्ज़ के लिए? मुद्दई या और कोई जरा एग्रीड पार्टी, जिसको नुकसान हो रहा होगा।
ठीक है ना। मसलन आपने मुझे पैसे दे दिए और मैं गाड़ी नहीं दे रहा, तो मैं तो अदालत में नहीं जाऊंगा ना कि जनाब ये गाड़ी नहीं लेने आ रहा मेरे से, ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है यार, अच्छा गाड़ी भी बच गई, पैसे भी आ गए, अल्लाह तो आजकल बड़ा ही करीम हुआ है, ठीक है ना। तो इस वक्त एग्रीड पार्टी कौन है? जिसने पैसे दे दिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चे को हमने, इस बच्चे को निकाल के एक दूसरा बच्चा एडमिट कर लिया, तो जिसको एडमिट कर लिया वो अदालत में जाएगा? नहीं नहीं, जिसको निकाला है वो जाएगा नवाज शरीफ की तरह कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है ना। वो पूछेगा जाके, पहले तो प्रिंसिपल से पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला, अगर प्रिंसिपल ने ना बताया तो फिर अदालत से जाके पूछेगा, अदालत ने भी ना बताया तो फिर इंग्लैंड में जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सिलसिला चलेगा। तो इसे हम कहते हैं कि वो पार्टी क्या करेगी? सू करेगी, ठीक है ना। अब अदालत उसे सुनेगी और कोई एक फैसला उसके ऊपर दे सकती है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दो तरह के हैं, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, ये एक कैटेगरी आ गई। इन सारे एग्रीमेंट में हमारी इंटेंशन क्या है? लीगल नहीं है। यहां मेरी इंटेंशन क्या है? सवाब कमाना। यहां क्या है? बेगम को गोली कराना। यहां क्या है? किसी दोस्त को थोड़ा सा ऐसे बुला देना करना, ये इंटेंशन है जी। वो कुछ और तरह का एग्रीमेंट है। शादी करने में और जोड़ा लेके देने में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है ना। तो काफ़ी फ़र्क है। अच्छा जी, ये सारे यहाँ हम कह रहे हैं इस तरह के जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशन लीगल नहीं है। हाँ, एग्रीमेंट है, वादा है, पूरा कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो ये इन वाले मामलात में हम क्या कर सकते हैं? वैसे बाय द वे अदालत तो नहीं जा सकते, फिर क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को कुछ शर्म याद दिला सकते हैं कि यार तुमने वादा किया था यार, खाना खिला दो भाई, अब मैं तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ, ठीक है ना। या बेगम ये कहेगी कि पिछली दफ़ा भी यही किया था आपने मेरे साथ, फिर ऐसे ही कर रहे हो, तो क्या ये आखिरी दफ़ा दोस्त आए हैं? ये इस तरह के मामला से आप, लॉ ये नहीं कह रहा कि आप ये काम करके मुकर जाएं, ये नहीं लॉ कह रहा। लॉ कह रहा है यार अच्छी बात है, आपने जो वादा किया उसका पूरा करें, लेकिन अगर आपने वादा पूरा, ये वाले वादे पूरे नहीं किए तो आप हमारे पास ना आइएगा, आपस में निबड़ लें। हाँ, आप कोई महल्ले की पंचायत बुला लें, आपने दोस्त ने बुलाया था, वो बाकी तीन को इकट्ठा करके कहे यार इसने मेरे साथ ये किया, ये सब कुछ कर सकते हैं आप, अदालत में नहीं जा सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, कमर्शियल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें तो जाहिर है हमारी इंटेंशन क्या है? कमर्शियल है। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन अनलेस स्पेसिफिकली रिटन, ये बड़ी खतरनाक बात है। वो कहते हैं जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना, वैसे तो एग्रीमेंट वर्बली भी हो सकता था, पहली बात है आप इन तीन एग्रीमेंट को क्या करें? रिटर्न करें, और उसमें ये बात लिखें कि हम लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन गए हैं? लीगल हो गए, क्योंकि असल में तो यही चीज देखनी थी। जब ये आपने स्पेसिफिकली इसमें ऐड कर दी तो ये भी क्या बन गए? एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से आगे कहां चले गए? कॉन्ट्रैक्ट बन गए। लेकिन लॉ कहता है अगर आप साइलेंट हैं तो फिर लॉ ने बाय डिफॉल्ट इन सबको क्या सोचा हुआ है? नॉन कमर्शियल, यानी एग्रीमेंट, ठीक है ना। अच्छा जी, कमर्शियल के बारे में क्या है? वो कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नॉर्मल एजम्पशन क्या है? मेरी फैक्ट्री है, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि मुझे इतना माल भेज दीजिएगा, उसने नहीं भेजा मुकर्रर तारीख पर, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता हूँ। लॉ कह रहा है कि जो कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये बाय डिफॉल्ट सारे क्या हैं? लीगल रिलेशन है, अनलेस स्पेसिफिकली रिटन। अब क्या लिखना है? कि ये लीगल नहीं है, कि जनाब अगर मैं आपको ये चीज ना प्रोवाइड कर सका तो आप अदालत में नहीं जा सकते। बात समझ आ रही है? यानी लॉ ये कह रहा है कि कमर्शियल नेचर के सारे एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में से निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारा आपस में क्या है? एग्रीमेंट है, ये लीगल इंटेंशन नहीं है। और फिर लॉ कह रहा है कि ये वाले तीनों कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या कहलाएंगे? एग्रीमेंट, यानी इसमें लीगल इंटेंशन नहीं है।
अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर स्पेसिफिकली लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके। तो फिर उसी तरह से छोटी छोटी सी एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चाय पे बुलाया, चाय पे बुलाने की एक दावत दी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है? इसने ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। मिस्टर ए ने ऑफर की कि भाई आप मेरी तरफ चाय पर आ जाए, मिस्टर बी ने कहा ओके जी मैं आ जाऊंगा। अब इसने अरेंजमेंट वगैरह कर लिया, वही वाली कहानी जो हम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हस्बैंड ने वाइफ के साथ कोई गोल्ड रिंग लेके देने की बात कर ली, इसने ऑफर करवाई, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसी तरह से मिस्टर एक्स ने मिस्टर एम को कोई डोनेशन देने की बात की, इसने ऑफर करवाई, उसने एक्सेप्ट कर ली। फिर इसी तरह से मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई मोबाइल सेल करने की बात की, इसने ऑफर करवाई, उसने एक्सेप्ट कर लिया। कितनी ट्रांजैक्शन हो गई? 1 2 3 4। अब 1 बाई 1। पहली ऑफर, एग्रीमेंट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब है एग्रीमेंट तो है। और ये कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल नेचर का एग्रीमेंट है। और ये कौन सा नेचर है? डोमेस्टिक नेचर का है। ये कौन सा है? रिलीजियस नेचर का। और ये कौन सा है? कमर्शियल। सर ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जो दो अलग अलग एंगल से हम देखेंगे कि इसके लिहाज से ऑफर और होगा और इसके लिहाज से ऑफर और नहीं, आम तो वैसे तो असल बात ये है, अभी थोड़े से शायद 3-4 लेक्चर के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे जो बात आप इस वक्त पूछ रहे हो। लेकिन अभी मैं आसानी के लिए, दायरे हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो पहले लेंटर नहीं डालते, नीचे से बुनियाद उठा के फिर ऊपर जाना पड़ रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन असल बात यही है कि ऑफर दोनों कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी दोनों कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आज 1-2 लेक्चर के लिए हम एक बात करने लगे, जो कॉन्ट्रैक्ट का आगाज करेगा ना वो ऑफर करवा रहा होगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि खरीदार और सेलर, ये नहीं। मसलन ये मोबाइल है ना जी, एक तरीका ही हो सकता है, मैं कह रहा हूँ जी मुझे ये मोबाइल सेल करना है, 50,000 का सेल कर रहा हूँ जी, ठीक है। अब मैंने ऑफर करवा दी, हालांकि मैं इस मोबाइल का कौन हूँ? ऑनर हूँ। इसका मतलब इस वक्त मैं सेलर बन गया ना। तो मैंने ऑफर करवा दी, आप में से किसी बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक रिवर्सल है, एक बच्चा कहता है कि सर आपने अपना मोबाइल सेल करना है 50,000 रुपये का। अब ऑफर किसने करवा दी? कौन है बच्चा? बायर। इसका मतलब है जो इनिशिएट करेगा नॉर्मली ऑफर उसको कहलाएगी। लेकिन आगे जाके हम इसे थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। बेसिकली दोनों लोग ऑफर करवा रहे होते हैं और दोनों लोग एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे समझिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का आगाज कर रहा है, ठीक है ना, उसने ऑफर की, इसने ऑफर की कि यार आप मेरी तरफ चाय पी लें। उसने कहा हाँ ठीक है जी, फलां तारीख पर। हस्बैंड ने कहा जी मैं आपको रिंग लेकर दूंगा। उसने कहा हाँ जी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से, इसका मतलब है ये ऑफर, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इनिशिएट किया और इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया। हालांकि ये इसके रिवर्सल भी हो सकता है। अच्छा जी, जी जी जी, और बाद में वो इससे इसका वो कर रिजेक्ट कर देता है इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या हम उसे रिलीजियस एग्रीमेंट कहेंगे या फिर अभी आगे चल के हम इसी चैप्टर में इसकी डिटेल में पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसको अप्रोप्रिएट जगह पर मैं इसका आंसर करूंगा आपको, ठीक है ना। ये आप एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, पहले हम थोड़ी सी बेस बनाएंगे फिर यहाँ तक पहुंचेंगे, आएगा इसका जिक्र आगे चल के। अच्छा जी, कंसीडरेशन। समथिंग, कंसीडरेशन किसको कहते हैं? समथिंग इन एक्सचेंज। अच्छा, ज़रूरी नहीं कंसीडरेशन पैसे की शक्ल में ही हो। एक दोस्त को आपने बुलाया कि यार आप मेरी तरफ चाय पी लेंगे, तो उसने कहा हाँ मैं आ जाता हूँ। तो आपने तो चाय पिलाई, आपको रिवर्स में क्या मिला? दुआएं मिली हैं, दोस्त से मुलाकात हुई है, कुछ ना कुछ मिला है मेरे रिवर्स में, ठीक है ना। यानी नेचुरल लव एंड अफेक्शन और ये चीज़ें भी कंसीडरेशन हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन बज़ाहिर अगर हम पैसे की शक्ल में देखें तो क्या यहाँ कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व हुई है? नहीं, खर्चा ही हुआ। क्या यहाँ कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व हुई है? यहाँ भी नहीं हुई। क्या यहाँ हुई है? यहाँ भी नहीं हुई। वो वाली मॉनिटरी कंसीडरेशन तो इन्वॉल्व होती नजर नहीं है। क्या यहाँ हुई है? यस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्या यहाँ इंटेंशन थी? क्या यहाँ थी? क्या यहाँ थी? क्या यहाँ थी? बिल्कुल थी, ठीक है ना।
तो ऐसे किसी छोटे से सिनेरियो के ऊपर भी हमें इस तरह का कोई सवाल आ सकता है कि जिसको हम देखकर ये बताएं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है या कि एग्रीमेंट है। जी, तो एग्रीमेंट किसको कहते हैं? जी, डेफिनेशन बोले ना, एग्रीमेंट किसको कहते हैं? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फिर लॉ को बताना पड़ेगा ना कि यार अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? हम अदालत में जाएं तो अदालत हमारी बात सुने, तो फिर उसके क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो कहता है जी पहला एसेंशियल होना चाहिए कि देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना? क्या एक बंदे ने ऑफर करवाई हो और दूसरे बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया हो। दूसरी बात, लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा हो। तीसरी बात, कंपिटेंसीज ऑफ पार्टीज। क्या मतलब? वो पार्टी कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कुछ लोगों को लॉ कह देगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कल मैंने आपको कहा कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस तरह कुछ और आगे लिस्ट आ जाएगी चल के। तो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कोई पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई शख्स किसी की कैद में है, यानी जेल में है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता? नहीं कर सकता भाई, वो तो बेचारा जेल में है, उसे तो जूते मार के आप जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट से करवा लेंगे। कहीं जी ये देखें जी इसके साइन हैं, अंगूठे हैं, इसने तो घर मुझे सेल कर दिया था। नहीं नहीं, जब आप जेल के अंदर हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। तो देयर आर सम पीपल हु कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कि किसी एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो पार्टीज हैं वो कौन सी हों? कॉम्पिटेंट हों। अच्छा जी, चौथी बात, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रही हो। आगे चल के देखेंगे कि अच्छा कंसिडरेशन सिर्फ मॉनिटरी हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है। फिर पांचवा और अहम इंग्रेडिएंट, फ्री कंसेंट। क्या मतलब? कि दबाव में आके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके, गन पॉइंट पे आके ना कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, फ्रॉड ना हो, ठीक है ना? आपके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई इन्फोर्समेंट ना हो, आपकी फ्री विल हो, फिर आपकी विल का एतबार है। अदरवाइज तो जाहिर है, वरना तो फिर सारे वो रोड्स पे गन लेके और गन पॉइंट पे आपसे एग्रीमेंट करवा लें तो उसकी कोई हैसियत फिर नहीं होगी। छठी और अहम बात, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जी कि यार मैं आपको ना रोज़ाना की 1 पाव हीरोइन दिया करूँगा और आपने उसको सेल करना है। मैं कहा सर बड़ी अच्छी बात है, तो पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, सीए भी हो जाएगा और चरस भी बिकती रहेगी। अब मैंने आपको जनाब 2-3 चरस के पैकेट दे दिए, आप बेचते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ शायद वीकेंड पे मुझे पेमेंट दे दोगे। वीकेंड आया, मैंने कहा जी पेमेंट दे दो। मैंने कहा सर कौन सी पेमेंट? वो तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। बल्कि आपने कहा सर है ही नहीं पैसे, क्या के पैसे? अब मैं अदालत जाऊँ कि जज साहब ये रूहानी तौर पे तो मेरे बच्चे ही लगते हैं लेकिन मैंने इन्हें चरस दिया और ये अब मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो जज साहब पहले उसे जूते मारेंगे कि मुझे मारेंगे? बात समझ आ रही है? लीगल ऑब्जेक्ट। या अक्सर टीचर ऐसा कर भी देते हैं, तड़ी लगा भी देते हैं किसी बंदे। हाँ, कोई रोड पे कोई मसला हो रहा, कह रहा यार ये साथ मेरा कॉलेज है, 1000 बच्चे का मैं उस्ताद हूँ, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे आके ठीक है। अब आके जनाब उस्ताद साहब ने कहा यार ज़रा, ये कहा सर कोई मसला ही नहीं है लेकिन 20,000 लगेंगे। बच्चे भी कमर्शियल हो गए ना। मैंने कहा सर आप लोग भी तो 20,000 फीस ले रहे हैं ना तो अब तो मौका आया, हमने भी तो गुस्सा निकालना है, तो 20,000 लगेंगे। टीचर ने कहा हाँ ठीक है यार 20,000 मैं दूंगा, जाओ फेंटी लगा के आओ। बच्चे गए, उसे खूब मार शार के आ गए, वापस आए, सर पैसे? अभी कौन से पैसे? तब ये बच्चे अदालत में कैसे जाएंगे?
क्योंकि ऑब्जेक्ट इलीगल है। देयर मस्ट बी अ लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इंटेंशन होगी, फिर उसको इन्फोर्स कर सकेंगे। ठीक होगी बात जी। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, कुछ चीजें लॉ ने लिख रखी हैं कि यार ये काम नहीं कर सकते, मसलन किसी की जान माल अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर कि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना जी। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट अगर हैं तो फिर ये भी नहीं इन्फोर्सेबल हो सकेंगे। और फिर क्या है, सर्टेनिटी, आप सर्टेन चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देर आर समथिंग विच आर नॉट सर्टेन, या जिन्हें हम कहते हैं नॉट सर्टेन का मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऐसे ना हो कि अच्छा जी होगा तो ठीक है, नहीं होगा। अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं वो तो जुआ कहलाएगा ना, वो तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो सर्टेन होने चाहिए, जिसके बारे में आप बात करें कोई सर्टेन चीज़ होगी। और इसी के साथ ही अटैच करके पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 को, पॉसिबिलिटी ऑफ, जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं ना उसको परफॉर्म करना पॉसिबल भी हो। इम्पॉसिबल एक्ट्स के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। एक डॉक्टर कहे जी खुदा ना खाता किसी की डेथ हो गई है, वो 10 लाख रुपया दो मैं जिंदा कर दूंगा, नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। ठीक है ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना कल को ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, भले आप उसमें लीगल इंटेंशन डाल दें, सारा कुछ डाल दें, नहीं नहीं, जो काम आप कर रहे हो वो तो पॉसिबल ही नहीं। आपके पास कोई एक बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा था, आपको नहीं पता, आपके गांव में आपने बड़ा अच्छा कोई नस्ल का घोड़ा पाला हुआ है, आप यहाँ लाहौर आए, आपको पता चला यार हमारे सर भी शौकीन है घोड़ों के। हमने कहा सर एक घोड़ा बड़ी अच्छी नस्ल का है। मैंने कहा यार कितने का दोगे? सर इतने का। तो यार एग्रीमेंट कर लो। हो गया, हमने एग्रीमेंट कर लिया। फिर उन्होंने घर फ़ोन किया कि ये वो मैंने घोड़ा सर को सेल कर दिया है। मैं कहा जी वो तो कल का मर भी गया हुआ, सेल क्या कर दिया तुमने? अब क्या मैं अदालत जाऊँगा? नहीं, जिस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त उसको परफॉर्म करना पॉसिबल था ही नहीं। जिस ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है उसके लाख कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आखिरी बात है कि अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है ना जी उसको जनाब ऐसे साइन करेंगे, ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, फिर उनका पूरा होना ज़रूरी है। मसलन जैसे ही आप कैफ मुकम्मल करके अल्लाह खैर रखे आप आर्टिकलशिप में जाते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आई कैप और आपके दरमियान में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इतने पैसे लगेंगे, स्टाम्प पेपर आएगा, वो फलां की स्टैंप लगेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होगी उसके अंदर। तो फिर उनको जब तक पूरा नहीं करेंगे जब तक ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन जिन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ अवेलेबल नहीं, 95% कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वो किसी भी तरह हो सकते हैं, वो रिटर्न भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, बिहेवियर से भी हो सकते हैं, किसी भी तरह हो सकते हैं, एम्प्लॉयड जिसको हम कहते हैं। जैसे भी मैंने कहा जी रक्शे वाला आया उसने स्लो किया, ये एक एम्प्लॉयड बात थी, वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, ये एक एम्प्लॉयड बात थी, वो आपको ऑफर करवा रहा है कि भाई कहीं जाना है तो बैठ जाओ, और आप बैठ गए। ये एक एम्प्लॉयड बात थी कि आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के बारे में कहीं नहीं है कि लिखा हो फलां हो फलां हो फलां हो, तो बस ठीक है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी के साथ रक्शे पे किसी जगह पे ड्रॉप कर देना ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें ये सारे एसेंशियल हमारे पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है इन 10 बातों में से अगर कोई एक बात भी मिसिंग हो गई तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है ना, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा जी, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, यानी लॉ ने कहना दिया कि इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे टेरर उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, किसी के दहशतगर्दी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वॉइड मीन इलीगल, वॉइड मीन इलीगल। सॉरी, पॉइंट नंबर 8 हमें करने लगे, अभी तो ये सिर्फ हमने लिस्ट डाउन किया, यहाँ से करने लगे, 1 बाय 1 सारों को डिस्कस करने लगे। नाउ जी वापिस आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। खाली ऑफर नहीं बल्कि वैलिड ऑफर
और खाली एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि वैलिड एक्सेप्टेंस, ये हम अलग अलग पढ़ेंगे कि एक वैलिड ऑफर के क्या इंग्रेडिएंट है, आगे चलेंगे ना जैसे जैसे। यानी एक पहले ऑफर करवाने वाला भी वैलिड ऑफर करवा रहा हो आपको, और एक्सेप्टेंस करने वाला भी वैलिड एक्सेप्टेंस कर रहा हो, तो फिर क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अदील ऑफर टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। Here Adil has made an offer and Babar has accepted it, तो इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। नंबर 2 जी, लीगल रिलेशन, वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएं तो उसके दरमियान हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट का क्या मतलब है, जिन दो लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो है, मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप and such cannot give rise to contract. It is presumed in commercial agreement that parties intend to create legal, ये वही वाली बात है जो अभी हम पीछे करके आए थे कि डोमेस्टिक में लॉ ने प्रज्यूम कर लिया। प्रज्यूम का क्या मतलब है, लॉ ने ज्यूम कर लिया कि आपका जो इंटेंशन है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या है, वो सोशल नेचर की है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप कहते हैं नहीं नहीं सर हमारी सोशल नेचर की नहीं थी, तो फिर लिख दें, अभी हम पीछे पढ़ कर आए, फिर उसमें तफसील लिख दें कि नहीं नहीं भाई हम तो इसको लीगल क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज सोशल डोमेस्टिक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या हैं, एग्रीमेंट है, और कमर्शियल एग्रीमेंट सारे बाय डिफॉल्ट क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, एक्स इनवाइटेड बॉय टू अ डिनर, ये वही वाली बात है, हमने बड़ी डिटेल में कर ली, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर ये वही एग्जांपल दोबारा यहाँ रिप्रोड्यूस हुई है जो कि हमने वहाँ समझने के लिए इस्तेमाल की थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, थर्ड वन, कंपिटेंसीज ऑफ पार्टीज। पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट in other words the person must be of age of majority, मतलब नॉर्मली कंपिटेंट कौन लोग होंगे, नंबर 1 मेजॉरिटी एज वाले यानी 18 साल या उससे बड़े, बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। यानी बाद दफा क्या होता है, कुछ लोगों को लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उनसे छीन लेता है एज ए सजा, उसको हम कहते हैं डिसक्वालीफाई हो गए ये लोग। अगर कोई बंदा इन 3 में फॉल नहीं करता, यानी आप सब माइनर तो कोई नहीं है ना बच्चा अब इस वक्त यहाँ पे आप में से है, आप हैं, इसका मतलब है ये डिसक्वालीफाई हो गया, आप भी माइनर हैं अभी, ना करो यार ऐसे, इसीलिए तुम फीमेल वाली साइड पे बैठे हो, ये तो सारे ही माइनर है ना इसके अलावा बात हो रही है अच्छा, तो माइनर जो क्लास में बैठे हैं इसका मतलब है ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक होगी बात जी। जी ये असल में अभी हमारा आगाज हुआ है ना, इनमें से अनफॉर्चुनेटली आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं ना उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, यानी पूरा लर्निंग आउटकम है, माइनर के ऊपर पूरा लर्निंग आउटकम है, अनसाउंड माइंड के ऊपर पूरा लर्निंग आउटकम है, इसके ऊपर पूरा लर्निंग आउटकम है। इसलिए मुझे यही कहना पड़ेगा कि जी हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। अभी हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया था वैलिड एक्सेप्टेंस, इसके ऊपर पूरा लर्निंग आउटकम है, क्योंकि आगाज़ हो रहा है ना तो इस वजह से हमें वो अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से हर चीज़ की डिटेल आनी है आगे। अच्छा, जिसका मतलब है जो माइनर इस क्लास में बैठा है वो कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा चलो 2-3 बच्चों ने हाथ खड़ा करके कह दिया था कि हम माइनर हैं। अनसाउंड माइंड कौन कौन है, कहते हैं जो भी सीए में आया अनसाउंड माइंड है तो आया ना नहीं हमारे में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं है। इसका मतलब है हम इस वजह से निकल सकते हैं, हमारे में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने कोई इतना बड़ा जुर्म किया हो जिसे लॉ ने अब आइंदा कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया हो। इसका मतलब है हम में से अक्सरियत इस वक्त सब लोग कौन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ठीक हो गई बात जी। अच्छा जी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का रिवर्सल देखते हैं, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जाहिर है अगर एक शख्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं, तो इसका मतलब है मैं इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हूं, या एक शख्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो नहीं है। तो इसको जरा कंपैरिजन में समझते हैं।
कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मेजर 18 साल से ज़्यादा। लेकिन साथ मैंने एक चीज़ और लिखी है, और 21 ईयर। असल में क्या होता है, एक आम इंसान 18 साल की एज में मेजर हो जाता है, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चा है जो बचपन में था और उसके माँ बाप की डेथ हो गई, तो फिर ये स्पेशल माइनर हो जाता है। ज़रा इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना। हम में से वो तमाम लोग जिनके पेरेंट्स हयात थे जब तक हम 18 साल की एज में थे, तो हम एक नॉर्मल इंसान कहला रहे थे। हम 18 साल की एज में मेजर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, गार्डियन अपॉइंट कर दिए जाते हैं। इस बच्चे को 18 साल में मेजर नहीं किया जाता, फिर इसको 21 ईयर में मेजर किया जाता है। गार्डियन जो कोर्ट अपॉइंट, जी, गार्डियन जो कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है ना, गार्डियन जो कोर्ट अपॉइंट करती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है अमूमन जब तक ये जिक्र नहीं होगा हम हमेशा मेजर 18 साल में कर देंगे। लेकिन अगर लॉ सवाल लिखते हुए कह दे कि जनाब बचपन में पेरेंट की डेथ हो गई थी और एंड गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो अब ये शख्स 21 साल की उम्र में जाके मेजर होगा। अच्छा जी, माइनर कौन हुआ फिर, अंडर 18। अच्छा जी, साउंड माइंड, इधर क्या लिखूं, अनसाउंड माइंड। उधर क्या लिखूं, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो कभी एग्जामिनर उधर से पूछता है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और कभी इधर से पूछता है हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 2 to 3 मार्क्स के लिए। तो ये हमें फिर यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, कंपैरिजन के अंदर हमें बात क्लियर हो जाएगी। पेरेंट्स के मामले अगर माँ बाप दोनों मर जाए, या फॉर एग्जांपल सर बाप मर जाए, मदर को अपॉइंट करेगी, कोर्ट अपॉइंट करेगी। अगर तो असल में कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की जायदाद थी, अब ये जायदाद किसे ट्रांसफ़र होगी, बच्चा तो 7 साल का है, अगर इसको जायदाद दे देंगे तो सारी उजड़ जाएगी जायदाद। तो फिर ये लॉ इसीलिए बना हुआ है कि असल में जो तमाम बच्चे हैं वो इस तरह के सिनेरियो में हम कहते हैं कि रियासत के बच्चे हैं, ठीक है। फिर रियासत इसको किसी शख्स को गार्डियन अपॉइंट कर देगी, कोई खाला, कोई मामू, कोई चचा, कोई ताया, साथ उन्हें बाउंड कर देगी कि जनाब आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर कोई भी नहीं है, फ़र्ज़ किया कोई रिलेटिव इस तरह का करीब भी नहीं है, तो फिर कोर्ट विल डिसाइड कि कौन शख्स गार्डियन होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिलेबस से सारी बातें आउट हैं। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि अगर गार्डियन अपॉइंट हैं, ये लफ्ज़ मिल जाएगा हमें क्वेश्चन के अंदर, तो फिर 21 साल में हम जाकर वहीं मेजर होंगे, और अगर नहीं है, नॉर्मल बात हो रही है, तो फिर 18 साल में होंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी। अच्छा जी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप अदालत में नहीं लेके जा सकते। आपने कर लिया, कोई बात नहीं। जैसे अभी मैंने कल एग्जांपल दी थी कि माइनर के साथ हम कितने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनर ने कोई चीज़ सेल की, आपने खरीद ली, कोई बात नहीं, ना माइनर ने पूछा ना आपने पूछा, कोई बात नहीं, चल रहा है। लॉ ये नहीं कह रहा कि आप करें ही ना, लॉ कह रहा है भाई अगर झगड़ा हो गया ना, हमारे पास ना आना। बात समझ आ रही है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, अदालत कहती है अब मेरे पास ना आइएगा, ये काम तो मैंने मना किया था आपको ना करें, आपने फिर भी किया, ओके कोई बात नहीं, सज़ा कोई नहीं आपकी इस पर, लेकिन बस अब आपका कोई फड्डा हो गया तो फिर खुद ही नबेड़े, हम नहीं इस बड्डे को सुन सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जी 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 पूछिए। अगर एक माइनर अपने गार्डियन को यूज करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर क्या होगा? वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन ही कहलाएगा ना, बड़े ने ही किया ना। यानी एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ चला गया और अपनी लैपटॉप बेच आया, तो लॉ की नज़र में बड़े भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया। सॉरी, हाँ ये आएगा, बड़ी डिटेल में आएगी ये बात कि माइनर को इजाज़त है कि वो फ्रॉड करे, धोखा दे, मिस रिप्रेजेंट करे। लॉ कहता है यार फिलहाल मैं माइनर के साथ खड़ा हूँ, ये बच्चा है, तो सामने वालों को अकल करनी चाहिए। लॉ का इस पे बड़ा डिफरेंट सा मौका है, ठीक है ना। ये माइनर की जो जेल्स वगैरह होती है, कुछ सजा वगैरह नहीं होती लेकिन असल में ये हम असल में कंफ्यूज नहीं करना। अच्छी बात है, आप लोग जितने ज़्यादा सवाल करेंगे ना उसका एक फ़ायदा हुआ करेगा कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास सिलेबस बड़ा लिमिटेड सा रह गया हमारे पास सिलेबस बड़ा लिमिटेड है, यानी हाफ हो गया ना, ऑलमोस्ट हाफ हो गया।
लेक्चर हमने उतने ही पढ़ने हैं। तो भाई अब हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम है, हम बड़े तसल्ली से, बड़ी डिटेल से, बड़े आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन था जी आपका? हाँ, माइनर। ये बात याद रखें, इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्या माइनर किसी को किल कर सकता है? नहीं कर सकता। लीगली नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी अपनी इंटेंशन हो तो। ओहो, मैं यही तो कह रहा हूं, एक बच्चे से मर्डर हो गया, एक 7 साल के बच्चे से मर्डर हो गया, अब ला क्या कहे? अब वो जो आप बात करें, अब हमें इनकी अदालतें बनानी पड़ेंगी, इनका सारा कुछ करना पड़ेगा, वरना तो सारे टारगेट किलर माइनर आ जाएंगे। यस सर। कि यार मुझे तो लाओ जी, मैं जिसे मर्जी गोली मार दूं। नहीं, गोली मारना लाओ नहीं आपको क्या लाओ है? 18 ईयर्स तक आपको क्या लाओ है? आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि आप जाके कोई चीज़ बेच दें, पैसे खर्च करें और जाके चीज़ का भी क्लेम कर लें, ला कहते हैं हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फ्रॉड कर सकते हैं, हाँ लॉ में लिखा हुआ क्या फ्रॉड कर सकते हैं। यानी एक बच्चा है ना, ये जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं माइनर हूँ इस वक्त, ठीक है ना। तो ये आए मेरे पास आए कि जी मैंने बाइक सेल करनी है। मैंने कहा तुम वही नहीं जो परसों कह रहे थे कि माइनर हूँ मैं, अब तुम बाइक कैसे सेल कर? कहता नहीं सर, 3 दिन पहले मैं मेजर हो गया हूँ। तो ये देखें मेरा शनाख्ती कार्ड, और उसने निकाल के मुझे अपना ID कार्ड दिखाया। मैंने कहा अच्छा तो वेरी गुड यार, अच्छा परसों 18 साल हो गया, ओके सर, अच्छा बेटा भेज दो बाइक। खरीद ली बाइक मैंने। फिर इसने लॉ मेरे से ही पढ़ा हुआ था, ये अदालत पहुँच गया कि जनाब मैंने बाइक बेची थी, पैसे तो हो गए खर्च, लेकिन मेरी बाइक दिलवाएं सर से। मैं कहा जी क्यों? मैं कहा जी मैं तो माइनर हूँ। अच्छा जी, अब अदालत में केस आ गया, मैं पेश हुआ। मैंने जाके कहा जी जनाब ये इसने शनाख्ती कार्ड दिया है मुझे फ़ोटोकॉपी। वो कहता सर ये तो मैंने फ़ोटोशॉप करके दिया, ये तो असली नहीं है, ये तो मैंने फ़ोटोशॉप से निकाल के दिया था सर को। अब लॉ क्या कहता है? लॉ फिर उसके साथ ही खड़ा हो गया। क्या कहता कोई बात नहीं है, खैर है। वो कहते हैं सर आप खुद लॉ पढ़ाते हैं, आपको अकल करनी चाहिए, आपको नहीं पता चला है फोटोशॉप हुआ है, आप करें बाइक इसकी वापस और पैसे भी नहीं देंगे। बात समझ आई? कुछ बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, सब नहीं उठा सकते। तो लॉ असल में जब हम माइनर की स्लाइड्स पढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल वहाँ आएगी, ठीक है ना। इसलिए हमें बहुत सारी दफ़ा कुछ चीज़ों का जवाब टीचर दे देता है क्लास में, ताकि बच्चों को ये शक ना पड़ जाए कि टीचर को खुद नहीं लॉ आता। क्योंकि अगर हर बात में मैं कहूँगा ना यार ये तो आगे पढ़नी है, आगे कहना यार किस टीचर के पास आ गया, कोई काम ख़राब हो गया है। तो कुछ के जवाब दे देता है टीचर को, कुछ को होल्ड करता है कि जाहिर है असल में ये सारी बातों के ऊपर अलग अलग चैप्टर से मुराद है अलग अलग लर्निंग आउटकम आना। ठीक हो गया जी। तो इंशाअल्लाह ताला जी कल यहाँ से आगे चलेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और फर्दर आगे चलेंगे। इसको क्लोज कर दें फिर हम बात करते हैं जी बेटा।